हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और बच्चों, मैं आपके लिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स लेकर आ चुकी हूँ, जिसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन स्टडी कर ली थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका ग्रुप नंबर 13 है, बोरोन फैमिली बुक। ओके, तो इसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि बोरोन फैमिली के अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं और उनकी क्या शॉर्ट ट्रिक्स होती है लर्न करने की। तो आज हम ग्रुप नंबर 13 को डिस्कस करने वाले हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, यहाँ पर देखो, ग्रुप नंबर जो 13 है आपकी बोरोन फैमिली है, और इसमें जो एलिमेंट्स है कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान रखना है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ठीक है, एंड लास्ट मैंने एलिमेंट बताया था यू, आगे आपको याद है टी, राइट। तो UuT113 उसका एटॉमिक नंबर था, और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो वो आपको स्टडी नहीं करनी है। ओके, तो देखो बच्चों, अगर हम जनरली देखें तो 6 एलिमेंट थे, लेकिन हम 5 की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो कल मैंने आपको ये कहा था कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो कितने प्रेजेंट है टोटल पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो आपने काउंट किया होगा, और नहीं भी किया तो कल वाली वीडियो में जाके आप एक बार देखो कि उसमें कितने एलिमेंट है। देखो बच्चों, ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक थे, यानी कि कितने ग्रुप्स हो गए, 6 ग्रुप हो गए, राइट। एक ग्रुप में एलिमेंट कितने हैं, 6 हैं। वन ग्रुप के अंदर आपके पास एलिमेंट है 6, तो 6 ग्रुप के अंदर कितने होंगे, आप 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स 36। ठीक है, तो 36 एलिमेंट्स जो होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, वो कौन से होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि राइट हैंड साइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। मैंने कल वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास ये लिख भी दिया था कि 36 एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो वहां पर एक बार देख लेना कैसे है, वो मैंने अभी बता दिया। ओके, तो अभी देखो, हमें सिर्फ 5 की स्टडी करनी है, 6 वाले की स्टडी नहीं करनी है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है देखो, वो भी बताई थी मैंने। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, बैंगन से बी मतलब बी, ये बै से बी याद रखना है, आलू ए एंड एल। ठीक है, गाजर गा गया मतलब जी ए। ठीक है, इन आई एन, और थैला थे जो आ रहा है उससे टी, और एल से आ रहा है, ले से आ रहा है एल। ठीक है, तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक ध्यान में रखनी है। अब आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, और उसके लिए मैंने आपको मैजिकल नंबर्स बताए थे, अगर आपको माइंड में है तो मैजिकल नंबर्स देखो कितना होगा, यहाँ पर +8, यहाँ पर कितना होगा +18, देन यहाँ पर भी +18, अगेन 32 प्लस करना है। ओके, तो अगर हम मैजिकल नंबर्स याद रखें तो मैजिकल नंबर्स के बेस पे हम एटॉमिक नंबर ध्यान में रख सकते हैं, और याद भी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बोरोन का तो याद ही होगा आप सभी को। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं, आप 10 तक एटॉमिक नंबर याद रख लो, देन उसके बाद आप इजीली बता सकते हो ग्रुप वाइज। तो अब देखो, मैजिकल नंबर +8 है, बोरोन का हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, 5 में +8 करोगे कितना आया 13, राइट। अब यहाँ पर इसमें 13 में आप +18 करोगे कितना आया 31, प्लस करते चलो, इसमें +18 किया, 31 में अगेन हमने +18 किया, कितना आया 49, एंड अगर हमने 49 में +32 किया तो कितना आया 81। ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर्स भी हो गए साथ साथ में। तो अगर ये मैजिकल नंबर्स आपको याद है तो एटॉमिक नंबर लर्न करने में या फिर राइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो ये हो गया है बोरोन फैमिली का जनरल क्या, कि इनके नेम कैसे कैसे होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इनकी अकरेंस क्या होती है, देन उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट साथ ही देख लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट भी। ठीक है, तो अकरेंस की बात आती है। देखो बच्चों, जो अकरेंस है उसमें आप क्या बताते हो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बाय द मास कितने परसेंटेज में प्रेजेंट होते हैं, वो उनकी अबेंडेंस या फिर अकरेंस होती है नेचर के अंदर। तो अगर हम
अकरेंस देखें तो देखो बच्चों, इसमें जो बोरोन होता है वो बहुत ही रेयरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी कि अर्थ क्रस्ट के अंदर बाय द मास इसकी जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम होती है, 0.001%। ओके, इसके 2 आइसोटॉप्स प्रेजेंट भी होते हैं, B10 एंड B11। तो इनकी रेयरली अबेंडेंस होती है नेचर के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात आती है किसकी, एल्यूमिनियम की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। एल्यूमिनियम जो होता है वो थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा, थर्ड नंबर पे होता है आफ्टर द ऑक्सीजन। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है ये आपको ध्यान रखना है कि थर्ड नंबर पे प्रेजेंट होता है किसमें, अर्थ क्रस्ट के अंदर बाय द मास। अब नेक्स्ट आता है गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो जो गैलियम, इंडियम और जो थैलियम होते हैं इनकी भी जो अबंडेंस होती है वो क्या होती है, लीस्ट होती है, लीस्ट अबंडेंट होते हैं, यानी कि अमाउंट इनकी कमी प्रेजेंट होती है नेचर के अंदर या अर्थ क्रस्ट के अंदर, ठीक है। बट बोरोन से तो ज्यादा ही होगी, एल्यूमिनियम से कम होती है, काफी कम होती है इसकी। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अकरेंस में ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब एक चीज और क्या, कि अर्थ क्रस्ट के अंदर जो बोरोन है वो रेयरली, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में है तो सही, लेकिन ये फ्री स्टेट में भी नहीं होता। ये आपको फ्री स्टेट में मिल जाएंगे बट बोरोन कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। यानी कि ये कंबाइंड होके क्या बना लेता है, कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेता है। अब देखो बच्चों, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, आपको याद भी नहीं होते, बट मेन आपको 2 चीजें तो जरूर याद करनी है। क्या, कि जो बोरोन है उसमें एक जो कंपाउंड होता है बोरेक्स, आपने ये लेबोरेटरी के अंदर आप गए होंगे तो आपने जो बीकर वगैरह है, टेस्ट ट्यूब वगैरह है, या फिर पिपेट है, ब्यूरेट है, कॉनिकल फ्लास्क है, उसमें आपने ये लिखा हुआ देखा होगा कि बोरेक्स लिखा रहता है। तो ये बोरेक्स एक्चुअल में है क्या, ये बोरोन का एक कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, वो क्या होता है, Na2B4O7.10H2O, ठीक है। एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है बोरेक्स का फॉर्मूला, ठीक है। फाइंड आउट करो, आपको 4 मिल जाएंगे, उसमें से 1 फाइंड आउट करना होता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। वाटर मॉलिक्यूल कितने होंगे, 10। तो ये जो बोरोन है वो बोरेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, फ्री स्टेट में तो कभी नहीं होता, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, एल्यूमिनियम का भी एक आपने सुना होगा, एल्यूमिना, Al2O3, सुना है ना। तो उसी से ही अगर उसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं तो उसका नाम होता है बॉक्साइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बॉक्साइट क्या होता है, ठीक है। तो बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3.2H2O, राइट, ये ध्यान रखना है। एल्यूमिना जो होता है Al2O3, वो उसको एल्यूमिना बोलेंगे, एनहाइड्रस फॉर्म होती है, कोरेंडम भी बोलते हैं उसको, और ये जो हाइड्रस फॉर्म है उसको आप क्या बोलोगे, बॉक्साइट बोलोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इससे हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एल्यूमिनियम मेटल चाहिए तो आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई अकरेंस। अब इंपॉर्टेंट चीज और क्या है, देखो बच्चों, इस फैमिली के अंदर आपके पास ये जो 5 मेंबर्स दिख रहे हैं उसमें से ये जो बोरोन होता है यही सिर्फ क्या होता है, नॉन मेटल होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ये चीज ध्यान रखना है, ओनली बोरोन नॉन मेटल है, बाकी एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ग्रुप नंबर 13 की जनरल चीजें। अब फटाफट हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो है क्या, तो आप सभी को पता है पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो लास्ट सेल कौन सी होगी, पी होगी। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिखेंगे, NS2NP1। NP1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखो ये जो है बोरोन फैमिली सबसे फर्स्ट फैमिली है पी ब्लॉक एलिमेंट की, यानी कि इलेक्ट्रॉन एंटर पी ब्लॉक में किया कितना, 1, ठीक है।
तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको एक चीज याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP1। ठीक है, आप देखो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करना बताया भी था इस ब्लॉक के अंदर। तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको नोबल गैसेस लिखनी होती है, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना होता। हम इतना लेंदी लिखेंगे, इससे अच्छा है कि हम नोबल गैसेस को यूज करें जो कि स्टेबल है, वो तो इधर उधर जानी नहीं है कहीं भी। तो हीलियम जो होती है सबसे पहले नोबल गैस है, देन उसके बाद कौन आता है? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जिनॉन। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। सबसे पहले नोबल गैस लिखी, देन उसके बाद अप्लाई करो NH2NP1। दैट मींस अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या होता है? 1s2 होता है। तो 1 के बाद कौन सी सेल आएगी? सेकेंड सेल आएगी, दैट मींस 2s2 2p1। और एक चीज और भी बेटा कि फर्स्ट जो पीरियड होता है उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड जो पीरियड है उसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं, तो 8 में से ये बोरॉन फैमिली भी आएगी। ठीक है, जो आपके पास बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन है, ये सेकेंड पीरियड के अंदर ही आते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर सेकेंड लगाएंगे सेल। ओके, अब यहाँ पर आपको पता ही है क्या करोगे? 3s2 3p1। आप देखो बच्चे क्या करते हैं, अपनी धुन में लगे रहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने कंटिन्यूअसली पूछा है तो वो सिर्फ ये लिख के आएंगे 4p1 5s2 5p1 6s2 6p1, राइट। लेकिन एक और चीज आपको याद रखनी है, वो क्या? अफबाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने अच्छे से रीड किया हुआ है, उसमें देखो बच्चों जो 3s है, फिर 3p आता है, देन 3d नहीं आता। ये नहीं आता ना। क्या आता है इससे पहले? 4s आता है, यानी कि 3s के बाद इलेक्ट्रॉन 3p में भरोगे, फिर 4s में भरोगे, देन किस में भरते हो? 3d, और फिर उसके बाद कौन आता है? 4p, राइट। तो देखो यहाँ 4s के बाद 4p नहीं आता, 4s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? 3d के अंदर जाएंगे। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 3d। d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं? टोटल 10। यहाँ पर 4d 10 और यहाँ पर क्या लिखोगे? 5d 10। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे आएगा। और यहाँ से भी यहाँ जब जाते हो तो f ऑर्बिटल की एंट्री हो जाती है, 4f ऑर्बिटल आ जाता है, ये भी ध्यान रखना है, वो कि जिनॉन के अंदर ही रहता है। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ से यहाँ तक सिंपल है। देन उसके बाद बच्चों ऐड करना है 3d। आपको पता है ना कि 4th एनर्जी लेवल या 4th पीरियड है, बट यहाँ 3d स्टार्ट हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि d क्या होता है? n-1d। n की वैल्यू अगर 4 है तो 4 पुट करोगे तो यहाँ क्या आएगा? 3d, यानी कि 4th पीरियड से 3d सीरीज स्टार्ट होती है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एंड जो f होता है वो क्या होता है? n-2f। अगर n की वैल्यू यहाँ पर 6 है तो 6 - 2 करोगे तो क्या आएगा? 4f, यानी कि 6th पीरियड से 4f सीरीज स्टार्ट होती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये चीज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे हेल्पफुल होगी ऑक्सीडेशन स्टेट और अदर्स जो प्रॉपर्टी है उनको एक्सप्लेन करने में। ठीक है, तो ये हो गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल, जो कि आपको माइंड में रखना है। अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सप्लेन करना बहुत ही ईजी होता है। अब वो कैसे होगा? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बोरोन फैमिली के अंदर। तो आउटर सेल कौन सी है? देखो ये सेकेंड, ये भी सेकेंड, आउटर सेल दोनों सेम ही है। इसका मतलब आपके पास इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेम एज इट इज यहाँ पर ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ ये भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये भी। आपको सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम दिख रहे होंगे। कितने हैं? 3। ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने की ट्रिक भी होती है। वो क्या होती है कि जो ग्रुप नंबर होता है उसमें आप -10 कर दो। ग्रुप नंबर में से आप -10 कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स 10th में आपको बताए होंगे। तो यहाँ पर
ये चीज अगर याद रहती है तो ठीक है, नहीं रहती तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लास्ट सेल कौन सी, ये भी सेकंड, तो लास्ट दोनों है। ठीक है, इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस 3। ठीक है, सभी में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पे भी ट्राई करते हो तो ग्रुप नंबर 13 माइनस 10 करोगे, कितना आएगा 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अब यहाँ इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें ये पता चल जाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कैसे पता चलती है, बहुत ही सिंपल है कि आउटर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोई भी जो एटम है या एलिमेंट है वो क्या कर देता है, रिलीज कर देता है और वो बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, तो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 3, दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी आएगी 3। जितने इलेक्ट्रॉन यूज करेगा उस पर चार्ज आता जाएगा प्लस में, और उसकी ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वही होती है। ठीक है, यानी कि किसी भी फ्री स्टेट के अंदर कोई भी एक आयन है और क्या है उसमें चार्ज प्रेजेंट है, वही चार्ज उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई +3, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन यूज किए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, राइट। तो अब हमें इतना पता चल गया कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है सभी में। बट एक चीज याद रखना, क्या, कि यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, और वो कौन सी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, +3 देन उसके बाद जब यहाँ पर आप आते हो तो देखो अंदर क्या प्रेजेंट है 3D, यहाँ क्या है 4D, यहाँ क्या है 5D, और 5D के साथ साथ यहाँ पर 4F, इसके अंदर प्रेजेंट है 4F, राइट। तो यहाँ पर कुछ चेंजमेंट आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली यूज होगा नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली होल्ड है या नहीं है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है या नहीं है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं अभी यहाँ पर रब करके फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी कॉमन तो है, बट किसमें +3 होगी किसमें +1 होगी ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो देखो बच्चों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल सी है, क्योंकि इनके पास आउटर सेल में क्या प्रेजेंट है 3 इलेक्ट्रॉन। तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस कर रहे हैं, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही करा रही हूँ। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3 है, और +1 भी होता है। अब इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। इसका रीजन होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, नहीं पता क्योंकि फर्स्ट टाइम आया है, राइट। तो अभी आपको देखना है कि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है। इसके अंदर इस पेयर इफेक्ट में हम क्या बताते हैं, बहुत ही सिंपल है। जो s इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑफ s ऑर्बिटल डू नॉट टेक पार्ट in a chemical bonding, अगर केमिकल बॉन्डिंग में s इलेक्ट्रॉन के या s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उसी इफेक्ट को आप इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हो। बट वो पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं उसका भी तो रीजन पता होना चाहिए। तो हम ये लिखेंगे इलेक्ट्रॉन ऑफ s ऑर्बिटल डू नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल बॉन्डिंग ड्यू टू, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट को एक्सप्लेन करो, आता भी है, मोस्टली आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब इसका रीजन मैं पहले समझा देती हूँ, देन मैं लिखूंगी। अब देखो बच्चों, यहां से जब आप यहाँ आए तो ये क्या आ गया 3D, 4s से पहले 3D आ गया। इसका मतलब 4s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा 3D में, देन किस में करेगा आउटर सेल 4p में। 4s से भी आउटर 4p प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनर d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आते हैं, और ये जो d ऑर्बिटल होता है या जो f ऑर्बिटल होता है ये पुअर शील्डिंग शो करते हैं, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है पुअर शील्डिंग किसकी है, d की। अब देखो बच्चों, यहाँ पर सपोज करो कि ये 3D है, देन 4s है और फिर 4p है, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें आ गया, उसके बाद 3D में आए, 4p में बाद में जा रहे हैं। तो इनमें क्या होता है, शील्डिंग कम है, और शील्डिंग जिसमें कम होगी, शील्डिंग क्या होती है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, दैट मीन्स रिपल्शन कम है। तो ये जो न्यूक्लियस होगा इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, टाइटली होल्ड, दैट मीन्स ये नियर बाय आ गए न्यूक्लियस के। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया, और जब अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है तो ये जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली लूज नहीं होंगे, और लूज नहीं हो रहे दैट मीन्स वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 भी आएगी और क्या आएगी, +1 भी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देन अगेन मैं +1 बता रही हूँ यहाँ पर, और ओनली यहाँ +1 ही होती है। इसका रीजन ये है क्योंकि इसमें 4f भी आ गया, मतलब d के साथ साथ f भी आ गया, तो पुअर शील्डिंग और भी ज्यादा हो गई, अट्रैक्शन और भी ज्यादा हो गया, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल ही यूज नहीं कर सकता, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ही करेगा। यहाँ पर पॉसिबिलिटी तो है, बट स्टेबल अगर पूछेंगे तो स्टेबल +1 ही होती है, ये ध्यान रखना। किसमें, यहाँ पर आपके पास गैलियम था, इंडियम और थैलियम, ठीक है। एल्यूमिनियम में और जो आपके पास बोरोन है उनमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ इतना सा एक्सप्लेन करना है, और अब इसको लिखना कैसे है वो ध्यान रखना है। देखो, इलेक्ट्रॉन ऑफ s ऑर्बिटल डोंट टेक पार्ट इन अ केमिकल बॉन्डिंग ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ inner d ऑर्बिटल्स, ठीक है। इनर d ऑर्बिटल्स की वजह से पुअर शील्डिंग होगी, दैट मीन्स यहाँ पर कौन सा चार्ज ज्यादा हो जाएगा, या हम कहें अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा, या फिर हम ये कह सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रीडोमिनेंट, ठीक है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर एक सिंपल से क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट 1 नंबर में आता है, कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो थैलियम की अगर पूछे कि +1 ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू +3, इसका रीजन क्या है, तो रीजन आप दोगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट को एक्सप्लेन करो, तो आप या फिर डिफाइन करो, तो आप ये पूरी डेफिनेशन दोगे, ठीक है। क्लियर है ये चीज। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको ध्यान रखना है, बोरोन और एल्यूमिनियम की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी होगी, +3, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये इरेज कर रही हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे, आप नोट डाउन कर सको। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बोरोन एंड एल्यूमिनियम की क्या होगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, स्टेबल होगी, राइट। अगर मैं बात करूं किसकी, गैलियम और इंडियम की, तो इनकी क्या होती है, +3 से ज्यादा +1, और थैलियम भी है साथ में, ठीक है, इसकी क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों चीज एक साथ एक्सप्लेन कर दी है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, इसके अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन सी है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है या फिर एटॉमिक जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें हम सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। विद रीजन में एक्सप्लेन कर रही हूँ बच्चों, साथ साथ लिखते रहना, जो मैं बोलती हूँ वो लिख लेते हो तो ज्यादा बेस्ट है। कमेंट बॉक्स में 1-2 बच्चों ने ये भी कहा कि मैम आप नोट्स की फॉर्म में राइट किया करो, तो बच्चों मैं जो चीज बोलती हूँ अगर वो खुद से आप लिखना सीखोगे, एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि आप उस टॉपिक को अगर अच्छे से समझ लेते हो तो आप अपनी फॉर्म में उस चीज को अगर एक्सप्लेन करके आते हो तो वो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जितना ज्यादा हम समझेंगे और देन उसके बाद राइट करेंगे तो वो बेस्ट है, ओके। तो देखो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एटॉमिक रेडियस या फिर आयनिक रेडियस भी हम साथ साथ कर लेते हैं। तो एटॉमिक रेडियस की जैसे आयनिक रेडियस होती है, तो एक चीज एक्सप्लेन,
हो जाएगी इसी के साथ। एटॉमिक रेडियाई, हमें पता है कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो न्यू एनर्जी सेल इंक्रीज होती है। दैट मीन्स हमारी जो एक्सपेक्टेड क्या है, अभी ये राइट नहीं, एक्सपेक्टेड लिख दिया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, राइट। तो एक्सपेक्टेड क्या होनी चाहिए, देखो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ऐसे लिख दो, राइट। अब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या हो रही है, न्यू एनर्जी सेल इंक्रीज होती है। इसका मतलब एटॉमिक रेडियाई क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी। सबसे ज्यादा किसकी, थैलियम की, देन ये, फिर ये, फिर ये होना चाहिए। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। क्या होता है, इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाते, घुमा दो। तो अगर मैं एक्चुअल की बात करूं तो एक्चुअल में क्या होगा, बोरॉन, उसके बाद गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, देन क्या आएगा, थैलियम। यानी कि जो एल्यूमिनियम होती है, एल्यूमिनियम जो होता है उसकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गैलियम। जबकि अगर हम ग्रुप में बात करें पीरियोडिक टेबल में तो क्या होता है, एल्यूमिनियम पहले आता है गैलियम से, न्यू एनर्जी सेल तो इसमें इंक्रीज हुई। फिर इसका रीजन क्या है, तो अभी अभी मैंने कहा भी था कि बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से माइंड में रखना है। देखो बोरॉन का था, आपको पता है हीलियम, देन उसके बाद 2s2 2p1, ठीक है। एल्यूमिनियम का क्या हुआ, नियॉन, 3s2 3p1। तो एक चीज तो यहाँ से आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ न्यू एनर्जी सेल इंक्रीज हुई, और न्यू एनर्जी सेल जब इंक्रीज होती है तो जो अट्रैक्शन होता है आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका मतलब एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। बट जब हम गैलियम में जाते हैं, एल्यूमिनियम से गैलियम में जाते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है हमें। इसका मतलब ये आउटर सेल तो इंक्रीज हुई, बट देखो अंदर क्या है, इनर डी ऑर्बिटल, जो मैंने अभी इनर्ट पेयर में एक्सप्लेन किया वो पॉइंट आपको हमेशा माइंड में रखना है। ये डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनमें पुअर शील्डिंग होती है। इसका मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होगा, प्रीडोमिनेंट होगा जो अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब जो ये सेल्स है वो क्या आ जाएंगी, क्लोज आ जाएंगी न्यूक्लियस के, और एटॉमिक जो रेडियाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। इसीलिए जो आपके पास ये वाला कॉन्सेप्ट आता है कि एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए या गैलियम की ज्यादा होनी चाहिए एटॉमिक रेडियाई, अगर हम देखते हैं तो नीचे जा रहे हैं तो इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, ये वाली फॉर्म आनी चाहिए थी। बट एक्चुअल में इसमें इनर डी ऑर्बिटल के प्रेजेंस की वजह से पुअर शील्डिंग होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एटॉमिक रेडियाई होगी वो कम होगी क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा होगी, राइट। ये चीज मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो गैलियम की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। देन जब आप इंडियम और थैलियम में जाओगे तो ये हैबिचुअल हो जाएगा, क्यों 3D पहले आ चुका है, तो अब 4D आना है, देन 5D आना है, तो ये हैबिचुअल हो चुका है। तो ये फिर आपके पास एटॉमिक रेडियाई क्या होती चली जाती है, इंक्रीज ही होती चली जाती है, ठीक है। बट फर्स्टली जब इनर डी ऑर्बिटल एंटर करते हैं तब अफेक्ट ज्यादा करता है। और 3D और 4D में डिफरेंस भी है ना बच्चों। देखो 3D न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, 4D तो और भी ज्यादा दूर हो गया, क्यों, क्योंकि 4p के बाद भी क्या आना है आपके पास, यहाँ पर 5s, देन क्या आना है 4D आना है, तो यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा हो गया, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी, क्लियर है। तो ये पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है, आना चाहिए था ऐसे बट होता ऐसे है, ये दिस वन राइट है। तो एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं, मोस्टली आते ही आते हैं। आपके पास ऑर्डर जरूर पूछा जाता है, या तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का पूछ लो, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, या एटॉमिक रेडियाई का, इनमें से क्वेश्चंस कंफर्म है बन के आते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्पफुल है और 11th के बेस पे तो है ही है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। फर्स्ट एटॉमिक रेडियाई क्लियर हो गया। आपको ध्यान रखना है डाउन द ग्रुप जाते हैं तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं होती, उसमें वेरिएशन आता है। और वेरिएशन किस में आता है, गैलियम और एल्यूमिनियम में। गैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है एज कंपेयर टू, सॉरी आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं, एटॉमिक रेडियाई कम होती है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ इनर डी ऑर्बिटल। ये रीजन देना है बस, और कुछ नहीं, क्लियर। तो ये आपकी हो गई फर्स्ट पॉइंट एटॉमिक रेडियाई। सेकंड हम देख लेते हैं जल्दी से, आयोनाइजेशन
आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आप सभी को पता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, पता है ना सभी को, वो क्या होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कि जो लास्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, बाहर चला जाता है सेल को छोड़ के, तो उसके लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, और उसी रिक्वायर्ड एनर्जी को आप क्या बोलते हो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हो। तो जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और अच्छे से समझना है बच्चों, बहुत ही ज्यादा वेरिएशन आता है इसमें, और मैं वन वन पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी, साथ साथ लिखते जाना है, जो चीज बोल रही हूँ वो लिख भी लिया करो, ठीक है। तो आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी है इसमें वेरिएशन क्या क्या है वो आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ याद करने के लिए, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको रीजन नहीं देना होता, आपको सिर्फ टिक मार्क करना होता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या है, राइट। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ध्यान रखना है कि उसमें इंक्रीजिंग पूछा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, सिर्फ इतना था। देखो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको माइंड में रखना है, क्या, सीधा सा लिख दो पहले, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, लिख दिया। फिर आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले इस साइड, देन ये, फिर ये रिपीट करना है। मतलब आपको ये याद रखना है, पहले हमें ये वाला साइन लगाना है, फिर हमें ये वाला लगाना है, फिर इस चीज को दोबारा रिपीट कर दो, फिर ये वाला लगाना है, फिर ये वाला लगाना है, ठीक है। या तो एग्जाम में ये आ जाए, या फिर और कैसे आ सकता है, बहुत ही सिंपल है, वो कैसा आ गया देखो, और आपके पास ऑर्डर ये भी दे सकते हो आप, क्या, ये सिंबल्स ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है, ध्यान रखना इस टाइप से, ये रिपीट होगा अगेन इस टाइप से। अब इसमें एक ऑर्डर और भी दे दे, या तो फिर इस टाइप से पूछा हो, या फिर ऑर्डर क्या हो, एक्चुअल में देखो यहाँ पर हमें बोरोन तो सबसे ज्यादा दिख ही रहा है, ठीक है। बोरोन के बाद अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ भी ग्रेटर देन आ रहा है, इसका मतलब बोरोन के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, थैलियम। अभी आयनाइजेशन एंथैल्पी का आपको ऑर्डर ये तो आपको पता ही नहीं चलेगा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बट जो मैं नीचे लिख रही हूँ वो ध्यान में रखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। बोरोन का साइज सबसे छोटा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर देखो ये चीज समझ आई। अब देखो गैलियम अगर हम देखते हैं तो एल्यूमिनियम और इंडियम के कंपेयर में क्या है, ग्रेटर है, तो क्या आएगा, गैलियम आएगा। देन इसके बाद क्या ऑर्डर आएगा, अब देखो एल्यूमिनियम इन दोनों से लेस है, इंडियम भी इन दोनों से लेस है, तो इन दोनों में से किसकी होगी, एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी, देन उसके बाद इंडियम, ठीक है। तो ये ऑर्डर भी आ सकता है या फिर इस टाइप से भी ऑर्डर आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। अब इसकी ट्रिक क्या है याद करने की, बहुत ही सिंपल है, जैसे आप डब्ल्यू बनाते हो वैसे ही है, ठीक है। इस टाइप से आपको डब्ल्यू बनाना है, टेढ़ा मेढ़ा बनाना है, या फिर आप वेव लाइक भी बना सकते हो, ठीक है। वेव कैसे बनानी है, देखो आपने वेव कैसे बनेगी, आपने एक बॉल ली, बॉल को आपने टेबल के कॉर्नर पे छोड़ दिया, ठीक है, ऊपर से टेबल के कॉर्नर पे छोड़ा। तो सपोज ये आपकी बॉल है, ये टेबल के कॉर्नर पे आपने छोड़ा, ये टेबल के कॉर्नर पे यहाँ आ गई, थोड़ा सा उछलेगी ऊपर क्योंकि कॉर्नर से उसको प्रेशर मिला, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ी सी वो ऊपर की साइड जाएगी। फिर सपोज कॉर्नर पे छोड़ा है तो नीचे क्या है, जमीन ही है, वो नीचे आके गिरेगी, वो नीचे आके गिर गई यहाँ पर, ठीक है। और फिर जब वो ऊपर से जब नीचे आके गिरती है तो जो अपोजिट फोर्स है वो ज्यादा लगता है, तो वो उछल के फिर ऊपर चली जाती है, ठीक है, इस टाइप से। तो आप ये डब्ल्यू भी बना सकते हो या फिर इस टाइप से याद भी रख सकते हो। तो देखो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ऐसे लिखना है, सेम एज इट इज, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। देखो सबसे ऊपर ये है, उससे नीचे कौन है, एल्यूमिनियम, थैलियम दिख रहा होगा, फिर गैलियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर इंडियम है, यही ऑर्डर आ जाएगा पूरा का पूरा। तो इसको याद करने के लिए ये ट्रिक्स आप दोनों यूज कर सकते हो, या तो ये कर लो या फिर ये कर लो, ठीक है। और इसकी ट्रिक मैंने आपको करा दी है। अब आते हैं कि इनमें ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो बहुत ही अच्छे से समझना है, वन वन पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगी, पहले ये, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, ठीक है। देखते हैं, चलो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अच्छे से नोट कर लिया होगा आई थिंक मेरे साथ साथ। आप वीडियो को पॉज करके भी आप ये चीजें ड्रॉ कर सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो मैं साइड में होती हूँ तब, ठीक है। तो आप देखो बच्चों, इसके अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले
एल्यूमिनियम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है, न्यू एनर्जी सेल इंक्रीज हुई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, इसका मतलब आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन इजीली यूज हो सकता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बोरोन और एल्यूमिनियम में से बोरोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब हम एल्यूमिनियम में गए तो क्या हुआ, न्यू सेल इंक्रीज हो गई, और न्यू सेल इंक्रीज होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं देयर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, कम हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी लेस। मैं बोलते जा रही हूँ, अगर लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा है तो मैं बोलते हुए भी जा रही हूँ। ठीक है, न्यू एनर्जी सेल इंक्रीज हुई, तो फर्स्ट तो रीजन देने में बहुत ही आसान है, आप कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकंड आपको ध्यान रखना है एल्यूमिनियम और गैलियम में से, बहुत ही इजी है यहाँ भी। एल्यूमिनियम और गैलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है, इसमें क्या होता है, 3d ऑर्बिटल की एंट्री हो जाती है, तो हम यहाँ कहेंगे, यहाँ पर क्या हो गया, इनर d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, इनर d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, देयर 10 इलेक्ट्रॉन ऑफ d ऑर्बिटल शो पुअर शील्डिंग। ठीक है, पुअर शील्डिंग होगी तो क्या होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, हेंस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी ग्रेटर। ये ध्यान रखना है आपको, अगर लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, मैं बहुत ही छोटे लिख रही हूँ तो मैं बोल भी रही हूँ साथ साथ, इनर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं इन गैलियम। ठीक है, ये चीज मेंशन करना है, इन गैलियम इनर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट, देयर 10 इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ऑर्बिटल शो पुअर शील्डिंग। शील्डिंग पुअर होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा, और फिर आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो सेल्स क्या होंगी, क्लोज आ जाएंगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली यूज नहीं हो पाएगा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से ज्यादा किस में हो जाएगी, गैलियम के अंदर। बस इतना सा रीजन एक्सप्लेन करना है आपको। 2 पॉइंट्स क्लियर है। थर्ड पे आते हैं, गैलियम एंड इंडियम में से, गैलियम और इंडियम में से गैलियम की ज्यादा क्यों है, इवन इसमें भी तो डी ऑर्बिटल है। तो आप देखो इस चीज को अच्छे से समझना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर जब आप गैलियम से किस में जा रहे हो, इंडियम में, तो गैलियम में 3d ऑर्बिटल, इंडियम में क्या है, 4d ऑर्बिटल। इसका मतलब 4d से पहले 3d ऑर्बिटल्स भी तो आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन तो 3d में भी जा चुका है और 4d में भी जा चुका है, किसमें, इंडियम में। ठीक है, तो गैलियम और जब हम इंडियम का कंपेयर करेंगे तो देखो हम ये लिखेंगे, इन इंडियम इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट in inner 3d and 4d, क्योंकि 3d तो पहले आ चुका है 4d से, तो इलेक्ट्रॉन तो 3d में भी जा चुका है और 4d में, इसका मतलब जो पुअर शील्डिंग थी दोनों की वो क्या हो जाएगी, प्लस। और जब ये प्लस हो जाएगी तो इसका मतलब जो आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाएगा, अब कम। इसका मतलब 3d और 4d का जो शील्डिंग पावर है वो आउटवेट हो जाती है किसके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। और जब आपके पास शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है तो क्या होता है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाएगा, क्योंकि वहां तो रिपल्शन है, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज होना ही है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम। किसमें, इंडियम। ओनली मैं इंडियम की बात कर रही हूँ, गैलियम की नहीं। एक पॉइंट का एक्सप्लेन कर दो, दूसरा अपने आप हो जाता है। तो हम ये कहेंगे इंडियम के अंदर, इन इंडियम, IN है ये, दोबारा आप ये सोचो कि इन 2 बार क्यों लिखा है, दिस वन इंडियम। ठीक है, इंडियम इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इनर 3d एंड 4d ऑर्बिटल्स, therefore poor shielding of 3d and 4d combinedly outweigh
of effective nuclear charge, outweight on effective न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूं, तो अगर कोई भी स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी बेटा, आप देख लेना, थोड़ा मेंटेन कर लेना। इंडियम जो है उसमें 3d और 4d दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो दोनों का जो पुअर शील्डिंग है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, और कंबाइन हो जाएगा तो उसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को वो कम कर देता है, तो प्रीडोमिनेट कौन हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट। तो इसका मतलब इस रीजन की वजह से जो इंडियम है उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो गैलियम से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, गैलियम की ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि साइज यहाँ तो बड़ा हो गया गैलियम से, तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये पॉइंट एक्सप्लेन हो गया। देन अब हम इंडियम से जब थैलियम में जाते हैं तो थैलियम में क्या प्रेजेंट है, आप रीजन क्या दोगे, प्रेजेंस ऑफ इनर एफ एंड डी ऑर्बिटल। अब एफ आ गया और एफ में डी ऑर्बिटल के कंपेयर भी क्या होती है, पुअर शील्डिंग होती है। इसका मतलब वहां पर अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। तो इसका रीजन कैसे दोगे आप, बहुत इजी है, किसमें, इंडियम। और जब हम थैलियम की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे इन थैलियम इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इनर एफ एंड डी ऑर्बिटल। ठीक है, एफ ऑर्बिटल भी आएगा और डी ऑर्बिटल्स तो है ही। तो एफ ऑर्बिटल की जो शील्डिंग पावर होती है वो और भी कम होती है डी ऑर्बिटल के कंपेयर में। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे देयरफॉर पुअर शील्डिंग predominant of f orbital as compared to d orbitals। ठीक है, और इसी वजह से f ऑर्बिटल की एंट्री की वजह से जो यहाँ पर थैलियम है इसमें क्या होता है कि यहाँ पर शील्डिंग कम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुअर शील्डिंग प्रीडोमिनेंट नहीं लिखोगे, यहाँ पर हायर लिखोगे। ठीक है, हायर होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर पुअर शील्डिंग जिसमें जितनी ज्यादा होगी वहां पर प्रीडोमिनेंट फैक्टर कौन होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट मींस अट्रैक्शन ज्यादा है वहां पर आपको पता है इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं होगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो थैलियम और इंडियम में से किसकी ज्यादा होती है, थैलियम की। मैंने आपको वन पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, आपको ध्यान रखना है, और आपके पास ये दोनों ऑर्डर की ट्रिक्स बता दी है वो भी ध्यान रखनी है। तो हमारा ये जो पॉइंट था या टॉपिक था आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों हम इसी से रिलेटेड नए जो पॉइंट्स हैं वो लेकर आएंगे। प्लीज आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी करें एंड लाइक भी करें। थैंक यू।